Hello everyone and welcome to Textbook Super Coaching GATE Civil. So I congratulate Rohit for his success in GATE examination. Welcome Rohit to Textbook Super Coaching. So Rohit थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बताइए और कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है. So basically, I am Rohit Kumar Singh. I belong from Kolkata. I have done BTech in Civil Engineering from जादवपुर यूनिवर्सिटी. और जब मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था तो ही मैं सोचा गेट की प्रिपरेशन करने के लिए. तो उस टाइम सेल्फ स्टडी करता था. फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा और जब लेवल हो गया था उसके बाद फिर एक्चुअली टेस्ट बुक की जब टेस्ट सीरीज लगाना चालू किया तो उससे इम्प्रूवमेंट हुआ. वैसे धीरे धीरे फिर इम्प्रूवमेंट होते गए. सो आप अपने जर्नी जो आपकी गेट की है उसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि शॉर्ट और क्रिस्प में आप एक्सप्लेन करिए तो आपकी सक्सेस का क्या लगता है, आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा रहा है? बेसिकली जब मैं स्टार्ट किया था तब मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि कुछ इधर गेट में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा या फिर रैंक अच्छी आ पाएगी. क्योंकि उस टाइम कॉलेज में थे तो कॉलेज का थोड़ा पढ़ाई अलग होता है. एक्चुअली गेट का लेवल थोड़ा हाई होता है और एक्चुअली ये मेरे लिए एक रोलर कोस्टर राइड टाइप का था. बहुत अप डाउन हुआ बीच में, लेकिन बट फिर जब जो सक्सेस का मेन रीज़न है वो एक्चुअली जब टेक्स्ट बुक की जब ये ज्वाइन किया टेस्ट सीरीज तो उसके बाद फिर वो इम्प्रूवमेंट होने लगे. और इधर जो इसकी टेस्ट सीरीज वो एक्चुअली हर स्टूडेंट के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसकी जो सॉल्यूशन वगैरह होती है वो अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है उसकी. सो गेट की इस पूरी जर्नी में आपने सबसे ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे किया था? एक्चुअली हम सब जानते हैं कि सिविल में मेनली 4 to 5 जो सब्जेक्ट है वो मेनली 50 to 60 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर देते हैं. तो उसमें जो सॉयल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाईवे, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, ये 5 है जो मेनली इफेक्टिव होती है टोटल अच्छे स्कोर लाने में. तो इसका मतलब आपने सॉइल और इन्वायरमेंट पे और मैथ्स पे बहुत फोकस किया है. हाँ, वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थी अपनी गेट के लिए. तो रोहित, अगर मैं इनिशियल फेज की बात करूं कि आपने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी शुरुआत कहाँ से की थी, किन सब्जेक्ट से की थी और आप एस्पिरेंट्स को क्या बताना चाहते हैं कि कहाँ से शुरुआत करें? जैसे कॉलेज में जब हम लोग जाते हैं तो स्टार्ट ही स्ट्रक्चर वगैरह सब्जेक्ट से होती है. जैसे स्ट्रक्चर में या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये सब से. तो वो सब मैं कॉलेज के बेसिक से ही पढ़ता था. फिर उधर से एक्चुअली स्टार्ट हुआ स्ट्रक्चर और सोम से ही. फिर धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते. तो इसका मतलब आपने सोम से शुरुआत की. बिल्कुल सही बात है क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे कमांड होगा तो आरसीसी, स्टील और स्ट्रक्चर में भी ऑटोमेटिकली कमांड हो जाएगा. हाँ, वो एक एक्चुअली बेसिक सब्जेक्ट होती है सिविल. और सेम वो गोज विद फ्लूइड मैकेनिक्स. अगर फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रांग होगा तो इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ओपन चैनल, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, इन सब पे कमांड आ जाएगा. ओके, ठीक है रोहित, थोड़ा सा और प्रिपरेशन में ही आपकी जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. स्टार्टिंग की हमने बात कर ली, ठीक है. तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे मिड ऑफ दी प्रिपरेशन में अगर हम आ जाते हैं, स्टार्ट आपने कर दिया, मिड ऑफ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे आते हैं, तो आपने अपने आप को कंसिस्टेंटली मतलब कैसे पुश किया कि नहीं मुझे करना है? नहीं, एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन आती है लेकिन जब गोल अपना फिक्स रहता है कि अगर गेट में अच्छी रैंक लानी है तो वो डिस्ट्रैक्शन से उतना फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली. लेकिन अगर स्टूडेंट अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो मेरे ख्याल से अगर वो रोज या सप्ते में 1-2 बार टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं तो फिर उनका वो बैक टू बेसिक आ जाता है. वो अपना फिर पढ़ाई चालू कर देता है. अगर कोई डिस्ट्रैक्ट होती भी है तो टेस्ट सीरीज के थ्रू फिर वो बैक टू स्टडी आ सकता है. चलिए, एक और क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का आपने जिक्र किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या आपके साथ ऐसा हुआ था किसी टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई हो या कंसिस्टेंटली आपने हर टेस्ट में मचाया या बहुत अच्छा आपने किया था? नहीं, जैसा कि मैंने बोला कि ये पूरी जर्नी मेरी एक रोलर कोस्टर राइड के जैसा थी. तो स्टार्टिंग में मार्क्स टेक्स्ट बुक की जब मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था तो अच्छी रैंक आती थी और लगभग पोडियम फिनिश ही होती थी इस पर. लेकिन बट धीरे धीरे जब लेवल थोड़ा हाई हुआ तो मेरी रैंक में थोड़ा डिग्रेडेशन भी होता था. बट फिर इम्प्रूवमेंट होता था, डिग्रेड होता था, वो फिक्स नहीं रहता था. लेकिन रैंक लगभग ठीक ठाक ही आती थी टेस्ट सीरीज. अच्छा, चलिए, इसका मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं डिग्रेडेशन हुआ है कभी ना कभी टेस्ट में? हाँ, होता है, वो होता ही. अच्छा, ठीक है. अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, ये जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ होता है कि किसी टेस्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, किसी टेस्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं. तो आप इस पे मुझे कमेंट्स कीजिए, स्टूडेंट्स को ये बताइए सेल्फ इवैल्यूएशन आप कैसे करते थे जो टेस्ट आपके अच्छे नहीं जाते थे?
हाँ, वो जो टेस्ट अच्छा जाए भी और ना भी जाए, दोनों जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें से जो भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं, भले आप सही बना दिए उनको, लेकिन फिर भी उनको नोट डाउन कर लेते थे हम लोग। जैसे कोई भी अच्छे क्वेश्चन को हम लोग नोट डाउन करते हुए चलते थे, या फिर जो अपनी मिस्टेक होती थी उसको भी नोट डाउन करते थे, ताकि दोबारा फिर वो रिपीट ना हो वो सब मिस्टेक्स। ओके, तो मतलब आप उसे नोट डाउन करते थे, अगर कोई कॉन्सेप्ट नया आ गया या फिर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसे इवैल्यूएट मतलब मार्क कर लेते थे कि ये इस वजह से मिस्टेक हुई है। हाँ, क्योंकि फर्दर फिर वो मिस्टेक ना हो उस पे मैं ख्याल रखता था। ओके, तो एक और डाउट स्टूडेंट्स का मन में आता है गेट कैल्सी को लेके। क्या आप अपने पूरी प्रैक्टिस गेट कैल्सी से ही करते थे कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से अपनी प्रिपरेशन करते थे? ये मेरा एडवाइस भी रहेगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही मतलब गेट कैल्सी पे ही यूज़ करें, क्योंकि उन पे आदत हो जाता है, करने करते आदत हो जाता है। शुरुआत से ही गेट कैल्सी पे ही हैंडी अपना मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल रहें कि अगर एंड मोमेंट पे आपको करना पड़े तो आप पैनिक ना हो। हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, मतलब प्रॉब्लम होगी करने में, लेकिन बट बाद में धीरे धीरे वो आदत हो जाएगा, तो एक्चुअल जब गेट की एग्जाम में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ठीक है। नॉर्मली लगेगा। अब आपकी जर्नी के थोड़े से एंड पार्ट पे आ जाते हैं रोहित, कि जब अक्टूबर नवंबर आ जाता है तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने अपना लगभग पूरा सिलेबस किस मंथ तक कवर कर लिया था? लगभग सिलेबस मतलब जब मैं पढ़ता था तो रिवीजन साथ साथ ही करता था। ओके। तो विथ प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर सब्जेक्ट फिनिश वो लगभग नवंबर तक हो गया था। ओके। लेकिन नवंबर के पहले भी टेस्ट सीरीज देते रहता था, सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट सीरीज होती है, फिर नवंबर के बाद फुल टेस्ट जो होती है वो देना चालू करता है। ओके। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे कई सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बट फिर भी सक्सेस नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या कहीं ना कहीं छोटी बहुत कमी हो जा रही है, ठीक है, आप रिवीजन स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में लैग करते हैं, उन्हें रिवीजन स्ट्रैटेजी ही नहीं पता है। एक्चुअली होता क्या है कि स्टूडेंट पढ़ने के बाद उस टाइम तक तो याद रहता है और ऐसा लगता है कि अब याद ही रह जाएगा ये, लेकिन वो 3-4 दिन के बाद वो भूलना चालू हो जाता है। तो नए सब्जेक्ट्स पढ़ने से ज़्यादा या नए टॉपिक पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि रिवीजन एक्चुअली जारी रहे। तो उसके लिए मतलब होता क्या है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसको मंथली या वीकली एक बार टच कर लेना चाहिए रिवीजन के लिए। ओके, आप इफेक्टिव रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा डेली, डे टू डे उसमें भी, और कोई नया सब्जेक्ट है तो भी पुराना सब्जेक्ट थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हाँ, या आप रिवीजन नोट्स के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम मतलब क्वेश्चन बना के भी उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। बस एक फ्लो मेंटेन रहनी चाहिए, बस वही होती है। ओके, ओके, ओके। रोहित, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपने अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में क्या शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और अगर बनाए थे आप स्टूडेंट को इस बारे में क्या सजेशन देना चाहेंगे? टू बी ऑनेस्ट मैं उतना शॉर्ट नोट्स में बिलीव नहीं करता था, लेकिन बहुत लोग ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि किनको शॉर्ट नोट्स से पढ़ना अच्छा लगता है या किनको फुल नोट्स। तो मैं एक्चुअली जो चीज़ या जो कंसेप्ट मैं बार बार भूल जाता था उनको ही बस शॉर्ट नोट्स में रखता था, पूरे नोट्स को मैं शॉर्ट नोट्स में नहीं बनाता था। मतलब जिस डाउन करता था, जो भूल जाता था वो सभी मैं नोट डाउन करता था, और एक्चुअली जब मैं रिवीजन करता था तो पूरा नोट्स ही मैं रिवीजन करता था। उसी से मेरे को एक मतलब फुल सेटिस्फेक्शन मिलता था। ऐसे शॉर्ट नोट्स पढ़ के कुछ मिस भी हो जाता था, लेकिन डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। मतलब एक चीज़ फिर से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी जियोटेक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जियोटेक आपका फिनिश हो गया, फिर आपने इन्वायरमेंट कवर करना, मतलब आप एक बार में क्या एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करते थे, या आप एक बार में मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी ले लेते थे साथ में? हाँ नहीं, एक्चुअली मल्टीपल सब्जेक्ट ही लेता था, और वो मेरे ख्याल से लेना भी चाहिए स्टूडेंट को, 2-3 सब्जेक्ट एक साथ। क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट उसमें फिर डिक्रीज होना चालू हो जाता है। तो 2-3 सब्जेक्ट अगर साथ में लेके चलते हैं तो इंटरेस्ट बना हुआ रहता है, और 2-3 सब्जेक्ट एक साथ कंप्लीट भी होती है। सो एक फाइनल मैसेज मैं आपसे चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं इस पूरी जर्नी में, क्योंकि लंबी जर्नी है, ऑलमोस्ट 7-8 महीने की जर्नी है, ठीक है, एक शॉर्ट मैसेज जो आप स्टूडेंट को देना चाहें। मैं जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा उनसे कहना रहा है कि मतलब टेस्ट सीरीज में या फिर अपने आप पे बिलीव रखने के लिए, बिलीव इन योरसेल्फ। और अगर टेस्ट सीरीज पे कम मार्क्स आते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कम मार्क्स होना एक एक्चुअली पॉजिटिव चीज़ होता है कि आप अपने मिस्टेक वहाँ पे देख पा रहे हैं, और उनको ही बस इम्प्रूवमेंट करते रहिए, रिवीजन करते रहेंगे, और टेस्ट सीरीज लगाते लगाते लास्ट में ऑटोमेटिक वो रिजल्ट अच्छा आएगा, रैंक अच्छा ही जाता है। वो कोई रोकता नहीं है अगर सब चीज़ अच्छा चलते रहता है।
थैंक यू सो मच रोहित फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप हम आपसे दोबारा मिले, आप इसी तरीके से और सक्सेस पाते रहें, आपके जो भी एम है गेट के बाद जो भी एम है वो बहुत जल्दी अकम्प्लिश हो, और आप इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहें और अपने गोल को अचीव करते रहें। थैंक यू सो मच रोहित फॉर ज्वाइनिंग विद अस। सो ये थे रोहित। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच।